रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी में आज हम बायोमास एनर्जी के लेक्चर 4 को देखेंगे। इससे पहले जो है वो लेक्चर 3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अच्छा, फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोगैस प्रोडक्शन। तो हम ये देखते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से बायोगैस की जो प्रोडक्शन है वो इफेक्ट हो सकती है। नंबर 1 पर यह है वो है सॉलिड टू वाटर रेशो, कि जो सॉलिड है, जो कैटल का डंग है, गोबर जिसको हम कहते हैं, तो उसमें जो वाटर की रेशो है वो क्या है। कैटल डंग जो गोबर है कंटेन्स अबाउट 18% ऑफ सॉलिड मैटर एंड द रिमेनिंग 82% इज वाटर। तो ये हम जब उसको देखते हैं, उस मटेरियल को, तो उसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि जिसमें जो ज़्यादा मटेरियल है वो वाटर का है और जो सॉलिड मटेरियल है वो कम है। और जो हमारे पास फर्मेंटेशन है एनारोबिक की, वो तभी प्रोसीड हो पा सकती है कि अगर जो स्लरी हो उसमें उसमें 9% सॉलिड मैटर हो। जो स्लरी का मकसद ये है कि जो हम उसको जिससे इस गोबर के स्लरी से हम जो गैस बना सकते हैं, उसको 9% जो है ना वो सॉलिड मैटर होना चाहिए। मतलब ये है कि उसको और ज़्यादा लिक्विड ही करना पड़ेगा। ठीक है, सॉलिड की जो मिकदार है वो कम हो और जो लिक्विड की मिकदार है वो ज़्यादा हो। तो इसको जो 18% से लिक्विड जो है वो सॉलिड मैटर को कम करके 9% सॉलिड मैटर पे लेके आना पड़ेगा। और उसके बाद जो है वो स्लरी बन जाएगी और फिर इसको इसकी जो रेशो है वो परफेक्टली फाइन होगी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द बायोगैस। अच्छा, वॉल्यूमेट्रिक लोडिंग रेट क्या है कि कितनी जो है वो वॉल्यूम के हिसाब से जो उसकी लोडिंग है वो की जाए। इट इज एक्सप्रेस्ड एज द क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट फेड इनटू द डाइजेस्टर पर डे पर यूनिट वॉल्यूम। कि पर डे के हिसाब से जो डाइजेस्टर का वॉल्यूम है, जो एनारोबिक फर्मेंटेशन के अंदर जो डाइजेस्टर होता है मेन, जिसमें ये सारा मटेरियल ऐड किया जाता है, तो उस मटेरियल के अंदर उस डाइजेस्टर के अंदर जो क्वांटिटी है ऑर्गेनिक वेस्ट की जो उसमें फेड की जाती है वो पर यूनिट के हिसाब से, ठीक है, पर डे, उसको वॉल्यूमेट्रिक लोडिंग रेट कहा जाता है। तो इन जनरल क्या करते हैं उसके अंदर कि जो म्यूनिसिपल वेस्ट होता है, जो ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं नॉर्मली, वो क्या करते हैं, वो ऑपरेट करते हैं एट ए लोडिंग रेट ऑफ नियरली 1 से 1.5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब पर डे। ठीक है, मतलब मीटर क्यूब, मीटर 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 मल्टीप्लाई करें 30 जगह पे, तो इतनी जो उसकी डायमेंशंस हैं, और उतना जो है वो वन वन से 1.5 किलोग्राम पर डे के हिसाब से उसमें ऐड किया जाता है। और ओवरलोडिंग एंड अंडरलोडिंग रिड्यूस द बायोगैस प्रोडक्शन विद ए फिक्स्ड रिटेंशन टाइम। अच्छा, ओवरलोडिंग अगर करेंगे और अंडरलोडिंग करेंगे तो उससे नुकसान ये होगा कि जो बायोगैस है, उस बायोगैस की जो प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगी और फिक्स रिटेंशन टाइम होगा। तो रिटेंशन टाइम मतलब ये है कि कितनी देर तक जो मटेरियल है उसमें पड़ा रह सकता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द बायोगैस। तो रिटेंशन टाइम की आगे डेफिनेशन की प्रॉपर आएगी, जो कि आप लोगों को इस बात की समझ आ जाएगी। और इसके अलावा जो फैक्टर है वो है इंपॉर्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि लाजिम बात है जो फर्मेंटेशन है, ये जो एनारोबिक फर्मेंटेशन है, ये एक्चुअली तो ये टेम्परेचर से ही प्रोड्यूस होती है और विदाउट एनी जो ऑक्सीजन जो है उसमें नहीं होती। और उसके बाद जो टेम्परेचर है उसका ही बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है। तो मीथेन फॉर्मेशन इज ऑप्टिमम, जो उसमें जो मीथेन गैस की जो फॉर्मेशन होती है वो तभी सबसे बेहतर होगी कि जब टेम्परेचर जो रेंज है वो होगा 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 38 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इन 2 डिग्री सेंटीग्रेड्स पर जो मीथेन की फॉर्मेशन है वो सबसे बेहतर होगी, ऑप्टिमाइज्ड होगी, ऑप्टिमम होगी। और बायोगैस प्रोडक्शन कब डिक्रीज कर जाएगी, जब जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि 35 से 38 के दरमियान भी जो फॉर्मेशन है वो चलती रहेगी, लेकिन ऑप्टिमम नहीं होगी। हम ये नहीं कह सकते कि वो बंद होगा, बल्कि चलती रहेगी। लेकिन जब जैसे ही डिक्रीज करेगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड से मतलब टेम्परेचर, तो इसका मतलब है कि अब जो बायो गैस की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी। और जब 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर आएगा तो इसका मतलब हुआ कि अब जो एनारोबिक फर्मेंटेशन है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा और जो बायोगैस की जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, अब है सीडिंग। सीडिंग क्या है जी?
कि कैटल डंग जो है उसके अंदर हमें अंदाजा है कि एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया भी होते हैं, ठीक है, और इसके साथ मीथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया भी होते हैं। जो गोबर है कैटल का, खासतौर पे बुफेलो का और काउस का, जो यूज किया जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द बायोगैस और एनारोबिक फर्मेंटेशन के लिए, तो उसमें जो कैटल डंग है उसमें बोथ बैक्टीरिया एसिड फॉर्मिंग भी होते हैं और मीथेन फॉर्मिंग भी होते हैं। अच्छा, एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया मल्टीप्लाई फास्ट, क्योंकि हमें अंदाजा है एसिड है, तो एसिड की खसूसियात भी ऐसी ही है कि वो जो उसके जो बैक्टीरियाज हैं वो ज्यादा फास्टली जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं, जबकि जो मीथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया हैं वो ग्रो स्लोली करते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस ये है कि जो एसिड फॉर्मिंग है वो ज्यादा तेजी से मल्टीप्लाई होते हैं, और जो मीथेन फॉर्मिंग है वो स्लोली या ग्रो स्लो करते हैं। तो आप हम नोट करते हैं कि ये जो मीथेन की गैस है, और जब ये प्लांट छोटा सा लगाया जाता है और प्लांट लगाने के बाद मीथेन की गैस फौरी तौर पे हमें मिलना नहीं शुरू होती, बल्कि उसका जो प्रोसीजर है या उसकी जो फर्मेंटेशन है वो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर और जो मीथेन फॉर्मिंग है उसकी ग्रो जो है वो स्लो होती है। अच्छा, टू स्टार्ट एन एक्सेलरेट फर्मेंटेशन, अब हम ये कहेंगे अगर स्टार्ट करें और एक्सेलरेट करें, अगर हम फर्मेंटेशन को बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या है कि सीडिंग ऑफ मीथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया इज रिक्वायर्ड। तो करना ये पड़ता है कि जो मीथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया, जैसे मैंने बताया कि जो एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया हैं वो बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करते हैं फास्ट, ठीक है, लेकिन जो मीथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया हैं, क्योंकि जरूरत इसकी है, जरूरत है बायोगैस प्रोडक्शन के हिसाब से जरूरत है मीथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया की, तो उसको क्या करेगा, सीडिंग करेंगे ताकि हम उसको एक्सेलरेट कर सकें, और सीडिंग ऑफ मीथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया इज रिक्वायर्ड। अकॉर्डिंगली अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डाइजेस्टिव स्लरी, ऐसी स्लरी जो कि रिच इन मीथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया हो, उसको ऐड कर लिया जाता है फ्रेश चार्ज डाइजेस्टर में। मतलब कहने का ये हुआ कि जो भी फ्रेशली जो चार्ज डाइजेस्टर का मतलब ये हुआ कि जो प्रिपेयर हो चुका है फॉर द स्लरी जस्ट टू बी पुट इनटू द डाइजेस्टर, तो उसके अंदर क्या करेंगे, ऐसा रिच मिथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया, अब उसका नाम ना यहाँ पर मेंशन है ना ही जो है वो मुझे भी इसका अंदाजा है, लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स की, तो हम ये कह रहे हैं कि ऐसी क्वांटिटी को जो कि मीथेन में, मीथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया मतलब उनकी बैक्टीरिया उसको बढ़ा सकें, ठीक है, उसको ऐड कर दिया जाएगा फ्रेशली डाइजेस्टर के अंदर, जो चार्ज डाइजेस्टर है जहां पर ऑलरेडी स्लरी जो है वो मौजूद है, ताकि वो जो इफेक्ट है फैक्टर है फर्मेंटेशन का एक्सेलरेट हो सके और जो बायोगैस है वो जल्दी प्रोड्यूस हो सके। अच्छा, एक फैक्टर और है इसके अंदर, वो है पीएच वैल्यू का, कि पीएच वैल्यू नॉर्मली क्या करते हैं कि एक सिंपल जो एसिडिक वैल्यू है वो कितनी है मटेरियल की, ठीक है, तो वो हम बात करते हैं लिक्विड के तौर पे, लेकिन लाल बता हम यहाँ गैसेस की बात कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि मेजर ऑफ पीएच वैल्यू इंडिकेट्स द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, कि गैसेस के अंदर कितने जो हाइड्रोजन आयन हैं वो इसकी पीएच वैल्यू को मेजर करेंगे। तो फॉर द ऑप्टिमम बायोगैस प्रोडक्शन जो पीएच वैल्यू है वो तकरीबन वेरी कर सकती है बिटवीन 6.8 से 7.8। तो ये इसकी पीएच वैल्यू है, जो कि नॉर्मली केमिस्ट्री के अंदर हम मैट्रिक एफएससी में पढ़ते रहे हैं इन चीज़ों को, और इनकी पीएच वैल्यू को कैलकुलेट भी करते रहे हैं। तो कंट्रोल ऑन पीएच शुड बी एक्सरसाइज बाय एडिंग अल्कली, तो अल्कली का जो मटेरियल है उसको ऐड करके पीएच वैल्यू को कंट्रोल किया जा सकता है कि जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयंस की वो इसमें मेंटेन रहे। तो जो अल्कली है जब उसको ऐड कर लिया जाता है तो इसका मतलब ये है कि उससे जो इसकी कंसंट्रेशन है वो बेहतर हो पाती है, और ये किस सूरत में ऐड किया जाता है कि जब ये जो पीएच वैल्यू है वो ड्रॉप करती है बिलो 6.6 पे, तो उसमें अल्कली ऐड करके उसकी जो पीएच है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट है कार्बन टू नाइट्रोजन रेशो। सो मेथेडोनिक बैक्टीरिया नीड्स कार्बन एंड नाइट्रोजन फॉर इट्स सर्वाइवल, ठीक है, तो ऐसा बैक्टीरिया जो कि मेथानोजेनिक जो है, जो कि हम ये कह सकते हैं कि मेथनॉल गैस के लिए इस्तेमाल होता है, उसको कार्बन और नाइट्रोजन चाहिए होती हैं, दोनों चीजें फॉर सर्वाइवल के लिए, ठीक है। सो कार्बन इज रिक्वायर्ड फॉर एनर्जी, वाइल
नाइट्रोजन फॉर बिल्डिंग सेल प्रोटीन। तो ये दोनों चीजें जो हैं इंपॉर्टेंट हैं फॉर दी ये जो पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया है उसके लिए। तो एनर्जी के लिए जो है वो कार्बन चाहिए होता है और नाइट्रोजन चाहिए होता है बिल्डिंग सेल प्रोटीन के लिए। द कंजप्शन ऑफ कार्बन इज 30 to 35 times faster than that of nitrogen. A favorable ratio of C and can be taken as 30:1। मतलब कहने का ये हुआ कि जो नाइट्रोजन की रेशियो है, ठीक है, वो कम रखते हैं क्योंकि जो कार्बन की कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा होती है। वो तकरीबन 30 से 35% यूँ कह लें कि टाइम्स फास्टर होती है नाइट्रोजन के हिसाब से। तो इसका मतलब ये हुआ कि 30 रेशियो रखेंगे कार्बन की और 1 रेशियो रखेंगे नाइट्रोजन की, तो फिर वो इक्वल रहेगा क्योंकि उसकी जो कंजप्शन रेट है उसके हिसाब से उनकी सेटिंग जो है वो की जाती है। रिटेंशन टाइम क्या है कि द पीरियड फॉर विच द बायोमास स्लरी इज रिटेन इनसाइड द डाइजेस्टर, कि वो पीरियड जिस पीरियड के अंदर बायोमास की जो स्लरी है वो रिटेन्ड कर सके, ठीक है, मतलब उसमें मौजूद रहे ताकि जो बायोगैस की प्रोडक्शन है वो चलती रहे, ठीक है, इस पीरियड को रिटेंशन टाइम कहते हैं। तो इसको रेफर कैसे करेंगे? इट रेफर्स टू द वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टर डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ स्लरी एडिड पर डे। किस तरीके से कि जो वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टर है टोटल क्वांटिटी कि कितनी वॉल्यूम की क्वांटिटी हम डाइजेस्टर में ऐड कर सकते हैं, उसको हम डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ दिस स्लरी एडिड पर डे। कितने दिनों के लिए हमें चाहिए? उतने दिनों के हिसाब से कि अगर हमें अंदाजा हो जाए कि एक दिन में इतने लीटर स्लरी इस्तेमाल हो रही है, हम उसको मल्टीप्लाई कर दें फर्ज किया 5 दिन से, और हम ये चेक करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टर अगर वो एग्रीगेट करता है, अगर उसमें इतनी जगह है तो हम उसको ऐड कर देंगे और फिर हमें अंदाजा हो जाएगा कि ये 5 दिन के लिए ये जो स्लरी है ये इसमें इस्तेमाल हो सकेगी, और फिर हम उसको उतनी देर के लिए छोड़ेंगे। तो ये रिटेंशन टाइम उस पीरियड को हम कहेंगे। जैसे a 120 liter digester which is fed at 5 liters per day would have a retention time of 24 days। तो हम देख सकते हैं कि 120 लीटर का जो डाइजेस्टर है, अगर हम उसमें 5 लीटर पर डे फेड करें तो वो 24 डेज तकरीबन रिटेंशन टाइम वो डाइजेस्टर रखता है। अच्छा, स्टीरिंग डाइजेस्टर कंटेंट्स क्या हैं? कि जो स्टीरिंग द कंटेंट्स ऑफ द डाइजेस्टर इज नेसेसरी टू मिक्स द बैक्टीरिया, कि उसके अंदर जो है वो स्टीर का मकसद ये होता है कि मिक्स करना। जैसे हम वो लस्सी के अंदर स्टीरिंग करते हैं, या एक बेसिक लैंग्वेज है, या किसी भी दो मटेरियल्स को मिक्स करने के बाद उसको स्टीर करते हैं, मिक्स करते हैं विथ सम काइंड ऑफ मिक्सर। तो स्टीरिंग द कंटेंट्स ऑफ द डाइजेस्टर इज नेसेसरी टू मिक्स द बैक्टीरिया रिच फ्लूइड इन द स्लरी, ताकि वो जो बैक्टीरिया हैं वो फ्लूइड के अंदर ठीक तरीके से मिक्स हो जाए। सो गैस प्रोडक्शन इंप्रूव्स बाय 15% ओवर द फुल साइकिल। उससे क्या होगा कि अगर ये मिक्स होता रहेगा, डाइजेस्टर के अंदर जो कंटेंट है स्टीर होता रहेगा, तो उससे जो गैस प्रोडक्शन है वो इंप्रूव हो जाएगी तकरीबन 15% इन वन साइकिल। अच्छा, अब इसमें डिफरेंट टाइप्स के जो प्लांट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बायोगैस प्लांट जो है वो है फ्लोटिंग ड्रम टाइप बायोगैस प्लांट। के ये क्या है? अच्छा, इसके अंदर क्या है? इट कंप्रोमाइजेज अंडरग्राउंड साइलेंड्रिकल मशीनरी डाइजेस्टर हैविंग एन इनलेट पाइप फॉर फीडिंग एनिमल डंग स्लरी एंड एन आउटलेट पाइप फॉर स्लज। इसमें ये देख रहे हैं कि ये यहाँ से दिस इज अ ग्राउंड लेवल, और इस ग्राउंड लेवल पे यहाँ पर जो है वो मिक्सिंग की जाती है, या जो भी एक पोर्शन है उसको बनाया जाता है, और यहाँ से जो है वो इनलेट किया जाता है, ठीक है, इस पोर्शन से इनलेट किया जाता है। और इनलेट करने के बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स लगाई जाती हैं क्योंकि ये पाइप काफ़ी बड़ा होता है, और इसके सपोर्ट के लिए एक पाइप यहाँ पर पाइप के साथ एक सपोर्ट की जाती है। और इसी तरीके से यहाँ पर जो है एक जो जब हमें, क्योंकि स्पेंट स्लैरी को हमने निकालना भी है जिससे गैस बन जाएगी, गैस बनने के बाद अब उसको इखराज भी करना है। उसका इखराज करने के लिए यहाँ से जो है हम देख रहे हैं कि आउट है, आउटसाइड है, आउटलेट है, यहाँ से आउटलेट पाइप है, और इस आउटलेट पाइप के साथ ये यहाँ पर एक फिर एक हम जो मशीनरी मतलब एक ब्रिक्स की बना देते हैं, एक किस्म का एक बॉक्स सा, और उसके अंदर स्पेंट स्लरी जो है वो हमें अवेलेबल होती है, और जो कि यहाँ से उसको उठाकर फिर फर्दर बेडिंग के लिए, काउ बेडिंग के लिए, या उसको
खाद के लिए या किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, इसके अंदर क्या है कि जो स्लरी है वो कैसे है, वो यहाँ से ऐड होती है। हम नोट करें कि इस पोर्शन से स्लरी ऐड होती है, और ये जो पोर्शन है ये वाला, ये इसकी एक किस्म की इनपुट स्लरी है। यहाँ पर मतलब यहाँ पर सारी स्लरी आएगी और स्लरी मूव करती जाएगी, यहां से मूव करेगी और बढ़ते बढ़ते यहां आएगी, ठीक है। और ये इसके दरमियान एक पार्टीशन वॉल है, और यहां जब उसके टेम्परेचर मेंटेन होगा तो ये ऊपर की साइड से यहां से क्या होगा, गैस जो है वो बन के ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, और यहां से जो गैस पाइप है इसको हम यहां से इसका इखराज कर सकेंगे। और जो आने के बाद जब गैस बन जाएगी तो लाजिम बात है ये स्लरी इस्तेमाल हो जाएगी, और इस्तेमाल होने के बाद फिर यहां से जो है वो आउटलेट हो सकेगी। अच्छा, मशीनरी वर्क जो है वो यहाँ अवेलेबल है। वो किस तरीके से, क्योंकि ये पूरी किस्म की बिल्डिंग इसके लिए तैयार की जाती है। हम यहाँ देख रहे हैं ये पूरी इसके लिए एक अंडरग्राउंड बिल्डिंग जो है वो बनाई जाती है वॉल्स की, ताकि जो इसकी मीथेन जो है वो जो गैस बने, एक तो वो लीकेज ना हो और दूसरा जो स्लरी है उसकी लीकेज भी ना हो। सो देयर इज अ स्टील डोम फॉर गैस कलेक्शन। तो यहाँ पर ये स्टील एक टैंक बना लिया जाता है, फ्लोट्स ओवर दी स्लरी, स्लरी के ऊपर, इट मूव्स अप एंड डाउन डिपेंडिंग अपॉन accumulation डिस्चार्ज ऑफ गैस गाइडेड बाय द डोम गाइड शाफ्ट। तो यहाँ पर वो शाफ्ट लगा होता है जिसके थ्रू इसको गैस को जो है अप डाउन कर सकते हैं। अ पार्टीशन वॉल इज प्रोवाइडेड इन द डाइजेस्टर। तो पार्टीशन वॉल बना दी जाती है टू इम्प्रूव सर्कुलेशन, ताकि जो सर्कुलेशन है वो मेंटेन रहे, ठीक है। नेसेसरी फॉर फर्मेंटेशन, क्योंकि हम जैसे मैंने आपको बताया कि स्टीयरिंग जो है वो जरूरी है, तो ये इस फर्मेंटेशन की जो पार्टीशन वॉल है ये सर्कुलेशन भी चला के रखती है। द फ्लोटिंग गैस होल्डर बिल्ड्स गैस प्रेशर ऑफ अबाउट 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर कॉलम sufficient to supply gas up to 100 मीटर, और गैस प्रेशर आल्सो फोर्सेस आउट द स्पेंट स्लरी थ्रू ए स्लज पाइप। और ये सारा का सारा काम जो है वो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि यहाँ पर किया जा सकता है, और इसको हम कहते हैं फ्लोटिंग ड्रम टाइप बायोगैस प्लांट। नेक्स्ट देख लेते हैं, दैट वन इज अ फिक्स्ड डोम टाइप बायोगैस प्लांट। अच्छा, इस इट इज इकोनॉमिकल डिजाइन वेयर द डाइजेस्टर इज कंबाइंड विद द डूम शेप गैस होल्डर। तो इसके अंदर क्या है कि हम देख रहे हैं कि इनलेट जो है ये इकोनॉमिकल डिजाइन है डाइजेस्टर का, जो कि कंबाइन करता है गैस होल्डर को, क्योंकि ये डूम शेप जो है ये गैस होल्डर होता है जिसके अंदर गैस को जो है वो होल्ड किया जाता है, ताकि बाद में उसको अखराज कर सकें जब पाइप की वॉल्व को ओपन करते हैं। अच्छा, इट इज ऑल्सो नोन एज जनरेटर मॉडल, इसको जनरेटर मॉडल भी कहते हैं। द कंपोजिट यूनिट इज मेक ऑफ ब्रिक। अच्छा, इसको भी जो है जो यूनिट है कंपोजिट, इसको ब्रिक से और सीमेंट से बनाया जाता है, मेशनरी वर्क से, जो कि सिविल वर्क है। हैविंग नो मूविंग पार्ट्स, इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर जो है वो ये वाला जो फ्लोटिंग था, ये इसको अप डाउन किया जा सकता था, क्योंकि ये जो गैस का ये जो पोर्शन है इसको फ्लोट कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर की तरफ निकाल सकते हैं, बाहर अंदर की तरफ लेके आ सकते हैं। दिस इज अ फ्लोटिंग पॉइंट। बल्कि यहाँ पर देर इज नो फ्लोटिंग पॉइंट, मतलब इसलिए हम इसको फिक्स्ड कह रहे हैं। दस इंश्योरिंग नो वियर एंड टीयर एंड लॉन्गर वर्किंग लाइफ। जब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि कोई वियर और टीयर नहीं होगा, क्योंकि देर इज नो फ्लोटिंग पॉइंट हेयर या देर इज नो फ्लोटिंग ब्लॉक हेयर, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब वियर और टीयर भी नहीं होगा और जो लॉन्गर वर्किंग लाइफ इसमें अवेलेबल होगी। वन गैस इज प्रोड्यूस द प्रेशर इन द डोम चेंजेस फ्रॉम 0 to 100 सेंटीमीटर ऑफ वाटर कॉलम। क्योंकि ये वाटर लेवल से इसकी जो स्लरी है उससे इसका कॉलम से हम चेक करते हैं कि कितना जो है वो गैस का प्रेशर है। इट रेगुलेट्स गैस डिस्ट्रीब्यूशन एंड आउटफ्लो ऑफ स्पेंट स्लरी। अच्छा, इनलेट जो है वो यहाँ से होगा, ठीक है। और उसके बाद ये डाइजेस्टर है, इसके अंदर ये टोटल जो है वो देखिए हम स्लरी अवेलेबल है इसके अंदर, तो ये इसकी फाउंडेशन बनी हुई है। और इसके बाद जो स्पेंट स्लरी है वो एक लिमिटेड है, हमने एक पोर्शन बनाया हुआ है, और वो पोर्शन जो है हम देख सकते हैं कि वो इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान है, ठीक है। और जो कि ऊपर की जो गैस है, ये गैस है ये तकरीबन 100 मिलीमीटर, जैसे मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम प्रेशर जो है वो उसका हो सकता है। और इसके अलावा इसकी जो गैस है वो वाटर कॉलम के हिसाब से यहाँ से जब हम निकालेंगे तो उसकी जो चेंजेस हैं वो 0 से 100 सेंटीमीटर तक हो सकेंगी। और जो इसके अलावा जो स्पेंट स्लरी यहाँ पर अवेलेबल होगी, और यहाँ स्पेंट स्लरी जो है वो इसको लूज कवर को हटा के जो स्पेंट स्लरी है उसको हम यहाँ से निकाल सकेंगे। और डिस्प्लेसमेंट टैंक इसलिए कहा गया है इसको कि इसको हम डिस्प्लेस कर सकते हैं टैंक को, अगर हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है।
क्योंकि यहाँ से स्लरी जो है वो तकरीबन यहाँ पर मूव करेगी। तीसरा है दीन बंधु बायोगैस प्लांट। इसमें क्या डिफरेंस है ये देख लेते हैं। दिस प्लांट developed by Action for Food Production AFPRO with the objective to extend the biogas technology to place where the availability of bricks is a limiting factor and bamboo is easily available। और ये इसलिए बनाई गई है कि कुछ ऐसे एरियाज हैं जस्ट लाइक पाकिस्तान और इंडिया में और श्रीलंका नेपाल ऐसे कंट्रीज में कि जहाँ पर ब्रिक्स जो हैं, जो ईंटें जो हैं, वो उनकी अवेलेबिलिटी इतना आसान नहीं है या मुश्किल है। ख़ास तौर पे जो अपर एरियाज़ हैं, हिली एरियाज़ हैं, वहाँ पर नहीं मिलती इतनी आसानी से ईंटें। तो वहाँ पर बैम्बू जो है, ये जो बांस जो है वो इजीली अवेलेबल होता है, तो इसलिए ये टेक्नोलॉजी को बनाया गया है। इट its cost is reduced as the surface area is minimized by joining segments of two different diameter spheres at their bases। तो बेसिस के अंदर जो है इसके आउटलेट टैंक और ये जो इनलेट टैंक है, इसको तकरीबन तकरीबन एक दूसरे के साथ जोड़ दिया गया है। करीब करीब में इसकी सेटिंग है सारी। और दिस प्लांट रिक्वायर्स लेस स्पेस बीइंग मेंटली अंडरग्राउंड। और अंडरग्राउंड को, क्योंकि ये इसका ग्राउंड का लेवल है और ये इसका अंडरग्राउंड लेवल है, तो ये रिक्वायर जो है ये लेस स्पेस रिक्वायर करता है अंडरग्राउंड के अंदर। आफ्टर इंटेंसिव ट्रायल एंड टेस्टिंग इट हैज बीन अप्रूव्ड फॉर फैमिली साइज इंस्टॉलेशन। अच्छा, फैमिली साइज इंस्टॉलेशन के लिए इसको अप्रूव किया गया है। तो मिक्सिंग टैंक यहाँ पर है, इनलेट टैंक है, दिस इज अ फाउंडेशन, दिस इज अ डाइजेस्टर, दिस इज अ आउटलेट ओपनिंग, दिस इज द आउटलेट टैंक। यहाँ से आउटलेट जो है वो इसको किया जाता है। और डिस्प्लेसमेंट चेम्बर यहाँ पर है, ये ऊपर का कवर है, ठीक है। और यहाँ गैस स्टोरेज है, ये एनर्जी स्पेस है, यहाँ से गैस की जो आउटलेट है वो की जा सकती है। तो वेरी बेसिक कंसेप्ट। अच्छा, कम्युनिटी नाइट सॉइल बेस्ड बायोगैस प्लांट क्या है? So community night soil based biogas plant have been developed to facilitate sanitary treatment of human waste at community and institutional level। अच्छा, इससे पहले जो हमने बायोगैस प्लांट देखे हैं वो बात हो रही थी सारी की सारी कैटल डंग की, ठीक है। मतलब कैटल डंग्स की अभी तक हमने बात की है। लेकिन यहाँ पर ये जो कम्युनिटी नाइट सॉइल बेस्ड बायोगैस प्लांट है, ये ह्यूमन का जो वेस्ट है, ये उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो दिस इंस्टॉलेशन कॉन्स्टिट्यूट्स ए फ्लोटिंग मेटल ड्रम। तो इसके अंदर जो है वो फ्लोटिंग मेटल ड्रम होगा विच विद ए वाटर जैकेट, जो कि एक जैकेट वाटर की इन्वॉल्व होगी। इट इज लिंक विद कम्युनिटी टॉयलेट्स। अच्छा, इसको जो है वो कम्युनिटी टॉयलेट्स जो है वो अटैच कर दिया जाता है। एंड सर्व्स ए पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 1000 पर्सन्स टू प्रोवाइड फूड फॉर कुकिंग, ऑपरेट ड्यूल फ्यूल इंजन्स फॉर वाटर सप्लाई एंड जनरेट इलेक्ट्रिक सप्लाई। कि तकरीबन इसमें ये क्या करते हैं कि 1000 लोग को ये सप्लाई करती है। क्या मतलब, एक अंदाजा है कि फ्यूल फॉर कुकिंग, ऑपरेट ड्यूल फ्यूल इंजन वगैरह को। और कम्युनिटी टॉयलेट्स जो है अपने साथ ये अटैच होते हैं। वहां से जो है वो स्लरी जो है वो ये जो भी मटेरियल है ह्यूमन वेस्ट का वो आता है। और आने के बाद जो है इस डाइजेस्टर के अंदर गैस की जो है वो प्रोडक्शन होती है और उससे फिर फर्दर जो है वो ह्यूमन जो एप्लीकेशन है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज द पोर्शन ऑफ कम्युनिटी सैनिटेयर लेट्रिन्स जो है हमारे पास। यहाँ से जो है वो इनलेट होता है डाइजेस्टर में। और ये ब्रिक्स की वॉल्व्स हैं। और ये देख रहे हैं कि ये वाटर जैकेट्स हैं, ठीक है। और वाटर जैकेट्स के साथ यहाँ पर डाइजेस्टर से यहाँ से गैस प्रोडक्शन होती है। और ये आउटलेट है फॉर दी जो भी मटेरियल बच जाता है और उसके बाद उसको यूज़ होने के बाद। और यहाँ पर जो है वो इसकी गैस जो है वो आउटलेट होती है। यहाँ पर दरमियान में ये जो है ये एरिया ये गैस ड्रम है। और गैस ड्रम जो है इसको इस वाटर जैकेट के साथ अटैच किया जाता है ताकि इसका जो गैस ड्रम है उसको फ्लोटिंग बना सकें। और ये जो गाइड ड्रम है, गाइड फ्रेम है, ये जो ऊपर वाली साइड पे एक फ्रेम लगा होता है जो कि इसको गाइड कर रहा होता है, मतलब बता रहा होता है, हमें पता चल रहा होता है इसको देख के कि भाई इस टाइम जो गैस का आउटलेट है वो क्या है और उसकी जो रेटिंग्स और सारी जो कंप्लीट जो एप्लीकेशंस हैं वो हम यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, एनर्जी रिकवरी फ्रॉम अर्बन वेस्ट में क्या क्या चीज़ें हैं? रैपिड अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज रिजल्टेड इन द क्रिएशन ऑफ enormous quantities of waste in urban and industrial areas। कि जितनी ज़्यादा ये सिटीज़ की आबादी बढ़ती जा रही है शहरों की, और इंडस्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा लगती जा रही हैं शहरों में, उससे क्या हो रहा है कि जो को वेस्ट है वो बहुत ज़्यादा
तादाद में, बहुत बड़ी क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहा है। अच्छा, इसमें कौन कौन से टाइप्स हैं? एक तो है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, जिसकी आप बात करेंगे कि कचरा है हमारे शहरों का। दूसरे नंबर में म्यूनिसिपल लिक्विड वेस्ट, ये हमारी जो सेवरेज है उसकी बात हो रही है। और जो तीसरे नंबर पे अर्बन इंडस्ट्रियल वेस्ट, कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो प्रोड्यूस करती हैं कि लार्ज नंबर ऑफ रेजिड्यूज एज बाय प्रोडक्ट्स दे कैन बी यूज एज बायोमास एनर्जी सोर्सेज। इनको हम बायोमास एनर्जी सोर्सेज के तौर पे यूज कर सकते हैं। फूड इंडस्ट्री इंक्लूड्स पीलिंग एंड स्क्रैप फ्रॉम फ्रूट एंड वेजिटेबल, के जो वेजिटेबल और फ्रूट्स होते हैं जिनको हम पील करते हैं, जिनके हम छिलके अक्सर उतार देते हैं, और वो जो छिलके होते हैं उनको हम कह देते हैं कि दीज आर द रेजिड्यूज ऑफ द फूड इंडस्ट्रीज। अच्छा, उसके अलावा स्टार्च एंड ग्लूकोज इंडस्ट्री वेस्ट आर, वो कौन कौन से हैं? मेज हस्क हैं, टैपिको फाइबर हैं, स्टेम्स हैं, सेल्स जो होते हैं, जैसे वो जो जिसको हम कहते हैं, ये जो दरख्तों की जो स्टेम्स होती हैं ना, शाखें, और जो फूलों की और फलों की जो शाखें होती हैं उसकी बात हो रही है। राइस मिल्स प्रोवाइड लार्ज वॉल्यूम राइस हस्क हैं, शुगर मिल्स वेस्ट है, और ये सारी की सारी क्वांटिटी बेगास की है, और ये इसके अंदर हम उसको कह सकते हैं कि ये सारे के सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट में आता है। अच्छा, अब ये जो प्लांट है इसका, ये क्या है? ये जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो है, म्यूनिसिपल जो हमारा कचरा है शहरों का, उसका जो प्लांट है उसकी एक कैपेसिटी क्या है और वो किस तरीके से बना हुआ है? तो अर्बन वेस्ट रिप्रेजेंट्स ए लार्ज सोर्स ऑफ सबस्ट्रेट फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, जैसे आपको बताया कि बहुत बड़ी क्वांटिटी में अवेलेबल होता है मटेरियल। इट कंटेन्स ड्राई वेस्ट ऑफ हाउस होल्ड, वाइट पेपर एटसेट्रा इसमें मौजूद होता है, मिक्सड विद किचन स्क्रैप, जो किचन स्क्रैप है वो भी इसके अंदर शामिल होता है। इट इज सब्जेक्टेड टू ए सेग्रीगेशन सिस्टम। अच्छा, सेग्रीगेशन सिस्टम इसलिए लगाया जाता है कि सेग्रीगेट कर दिया जाए, कि जो चीज़ ज़रूरत है उसको ले लिया जाए और जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको अलग कर दिया जाए, सेग्रीगेट कर दिया जाए, मतलब जिन मटेरियल्स की। अच्छा, इनऑर्गेनिक जस्ट लाइक मेटल गिलास ग्रिड्स, ये हमें नहीं चाहिए होती उसके अंदर। और प्लास्टिक मटेरियल्स आर सॉर्टेड आउट, क्योंकि ये मटेरियल्स हमें नहीं चाहिए फॉर द बायोगैस प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, और या पावर प्रोडक्शन के लिए हमें चाहिए है जो कि फैट्स या प्रोटीन्स वाले जो मटेरियल्स हैं वो हमें मौजूद हों। कीपिंग आइटम्स विच आर लार्जली सेलुलोसिक जस्ट लाइक फैट्स, प्रोटीन्स, जो कि डाइजेस्टिबल हों, मतलब जिनको डाइजेस्टिक टाइप की प्लांट्स में इस्तेमाल करके और फिर उनसे जो है वो प्रोड्यूस की जा सके गैस को। अच्छा, इट इज बेस्ड ऑन हाई रेट बायो मेथनेशन टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय एनटेक एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया। तो ये ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है एनटेक एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजी, उन्होंने इसको डेवलप किया है। और उसके अंदर क्या है, मतलब वो 5 मेगावाट का एक कैपेसिटी का प्रोजेक्ट है, और वो क्या उसके अंदर हम देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई हुई है। तो हम उसकी ब्लॉक डायग्राम अवेलेबल है यहाँ पर, कि जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है उसको सेग्रीगेशन सिस्टम के थ्रू गुजारा जाता है, कि जो रिलेटेड मटेरियल है उसको यूज कर लिया जाता है, बाकी मटेरियल को अलग कर लिया जाता है। तो बायोमेथनेशन यूनिट में लेके आते हैं, जहाँ से इसकी जो मिथेन फॉर्मेंटेशन है वो होती है। फिर बायोगैस स्टोरेज टैंक्स बना लिए जाते हैं, जहाँ पर इनकी बायोगैस स्टोरेज है वो उसको रख किया जाता है। और फिर जो बायोगैस स्टोरेज है, जो गैस है, उससे जो है फिर वो पावर जनरेशन जो है वो की जाती है। और इसी तरीके से जो बायोमेथनेशन यूनिट है, उस यूनिट से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्रोडक्शन यूनिट भी बना होता है, जहाँ से जो है वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो है, खाद जो है वो बना ली जाती है, वो फिर फर्दर जो हमारे फॉर्म्स हैं, खेत हैं, उनमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट है इज डिजाइन टू प्रोसेस 500 to 600 टन ऑफ तकरीबन MSW, मतलब म्यूनिसिपल जो हमारा वेस्ट है, पर डे फॉर अ सिटी। अच्छा, ये जो डिजाइन है, प्रोजेक्ट है, ये इतने बड़े लेवल पे डिजाइन किया गया है कि 500 से 600 टन का जो कचरा है, जो म्यूनिसिपल वेस्ट है पर डे, इस प्रोजेक्ट के लिए इस कचरे को मतलब ये इसको हैंडल कर सकता है। तो ये बहुत बहुत बड़ी, यूं हम कह लें कि पावर है 5 मेगावाट की, और ये जो 500 से 600 टन है ये भी बहुत बड़ा एक सिटी का वेस्ट है। तो द कलेक्टेड वेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू 115 मेट्रिक टन ऑफ ड्राई वोलेटाइल सॉलिड्स। पहले इसको 115 मेट्रिक टन के जो वोलेटाइल सॉलिड्स हैं उनमें कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो तकरीबन 50,000 मीटर ऑफ बायोगैस पर डे प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, द बायोगैस सो प्रोड्यूस इज फेड इनटू 500% बायोगैस इंजन्स। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं कि इस जो बायोगैस बन जाती है उसको डायरेक्टली बायोगैस जो है वो इंजन में
प्रोवाइड कर दिया जाता है और उससे जो 5 मेगावाट की जो है वो ग्रिड क्वालिटी की जो पावर है वो इससे जनरेट होती है, मतलब उसको स्टीम में कन्वर्ट नहीं किया जाता। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? पावर जनरेशन फ्रॉम लैंडफिल गैस। ठीक है, तो लैंडफिल का मतलब है कि जो जमीन के अंदर जो फिलिंग की होगी मटेरियल की, गार्बेज की, उससे जो गैस बन रही है। तो रिसाइकलिंग ऑफ सिटी गार्बेज एंड म्यूनिसिपल वेस्ट poses a serious problem due to its enormous quantity, क्योंकि ये जो सिटी का गार्बेज है, या अगर हम उसको रिसाइकल भी करें और उसके अलावा ये इकट्ठा बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर भी इसका वेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है, ये इनॉर्मस क्वांटिटी में अवेलेबल होता है। ठीक है, और इसको सही तरीके से डिस्पोज ऑफ नहीं किया जा सकता। इट्स सैनिटरी डिस्पोजल थ्रू लैंडफिल इज सक्सेसफुल। अब क्या करते हैं कि उसको डिस्पोज करते हैं एक लैंडफिल के अंदर, एक ज़मीन के अंदर, उसके गड्ढों में जहाँ मौजूद होती हैं, गहराई में ज़मीन, और उसके बाद उससे सक्सेसफुली जो है ना यूके में और यूएसए में उससे जो है वो पावर जनरेशन जो है वो ली जा रही है। अच्छा, अब कैसे है कि एनारोबिक डाइजेशन के लिए ये जो वेस्ट है इसका म्यूनिसिपल वेस्ट, उसको ब्रीड कर दिया जाता है ज़मीन के अंदर। देखें हम, ये नज़र आ रहा है हमें। ठीक है, अंडरग्राउंड इसको लैंड को फिल कर दिया गया है। इवेंचुअली जो गैस प्रोड्यूस डज नॉट एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर, और ये इस तरीके से किया जाता है इसको कि इसकी यहाँ पर एक बेस बना के, ताकि जो गैस प्रोड्यूस होगी वो एनवायरनमेंट में या एटमॉस्फेयर में जो है वो लीक ना हो, प्रोड्यूस जो है। आफ्टर 2 से 3 months डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट, लैंडफिल गैस कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय इंसर्टिंग परफोरेटेड पाइप्स इनटू द लैंडफिल। तो उसके बाद क्या करते हैं कि ये जो पाइप्स हैं इनको इंसर्ट कर दिया जाता है इस लैंडफिल के अंदर, और वहां से जो है वो गैस को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। अब देखें कि जब गैस वेल्स हैं वो यहाँ से जब एक्सट्रैक्ट होंगी 2 से 3 महीने बाद, जब लैंडफिल कर लिया जाएगा, उसके 2 से 3 महीने बाद जो गैसेस अंदर प्रोड्यूस हो चुकी होंगी, उन गैसेस को ऐसे एक्सट्रैक्ट करेंगे गैस स्टोरेज के अंदर, वहां से रेगुलेटर करेंगे। रेगुलेट का मतलब है जो गैस की क्वालिटी, और वो जो है अगर उसमें कोई लिक्विड है या कोई एटमॉस में वेपर्स हैं, उनको अलग कर लिया जाएगा। वहां से गैस टरबाइन को दिया जाएगा और गैस टरबाइन से जनरेटर होगा, ट्रांसफार्मर और टू ग्रिड। तो वहां से इसकी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होगी और उसको ग्रिड में दे दिया जाएगा। The gas flows through pipes under natural pressure. As the gas has calorific value of about 4,500 kilocalorie per meter, it can be used either for direct heating cooking, या तो इसको डायरेक्ट हीटिंग और कुकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं एप्लीकेशन, और टू जनरेट पावर थ्रू आईसी इंजन्स, internal combustion engines. One of the largest landfill gas plants in the world is 46 megawatt plant in California. तो ये कैलिफोर्निया में अवेलेबल है 46 मेगावाट प्लांट, जो कि काफ़ी बड़ा प्लांट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि लैंडफिल गैस जो है वो उसको की जा सकती है थ्रू दी सिटी गार्बेज। सर जी, ये जो सा जनरेटर है, ये जी क्या जी, उसको घुमाएगा कि क्या हीट करेगा? किस अल्टरनेटर तरह? बेटर या अल्टरनेटर, हाँ हाँ अल्टरनेटर है ना, मोटर लगी होगी। गैस टरबाइन जो है ना, गैस टरबाइन है, यहां से गैस ऑन होगी, गैस चलेगी। ठीक है, गैस मतलब उसको उस गैस की से जो पावर आएगी ना, पावर, वो इसको जनरेटर जो है ना उससे घूमेगा, मतलब गैस इंजन है ये। देखें, मुझे ये बताएं, बड़ा सिंपल सा मैं आपको इसका जवाब देता हूँ बेटा। मुझे ये बताएं कि ये जो हमारे पास जनरेटर होते हैं घरों के अंदर, अब तो कम हो हाँ गया ना जी। इस्तेमाल करना, लेकिन कुछ अर्से पहले हम उसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे। अच्छा, उसके ऊपर जनरेटर के ऊपर बेटा वो 5 किलोवाट का अगर जनरेटर है, उस 5 किलोवाट जनरेटर के ऊपर फ्यूल टैंक होता है जिसमें हम पेट्रोल डाल के भी उसको चला सकते हैं। लेकिन हम क्या करते थे, हम उसको पेट्रोल से नहीं चलाते, बल्कि हम उसको सीएनजी से चलाते हैं। याद है ना आपको, सीएनजी किट लगी जी, होती है जी। एक छोटी सी। तो सीएनजी किट पे जब हम उसको लगाते थे, एक छोटी सी किट से हम उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे होते थे। बाकी सारा का सारा काम, बाकी सारा का सारा मैकेनिज्म तो वही था ना, कि जो मोटर लगी हुई है, अल्टरनेटर लगा हुआ है और बिजली जनरेट हो रही है। हाँ जी। ठीक है, इसी तो तरीके। पहला जी 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 बेटा। जो पहला सिस्टम होता है, वो मतलब कि उसको जनरेटर को घुमाने के लिए यूज़ होता है, जिस हाँ जी, जी तरह जी, बिजली पाइप अल्टरनेटर का सिस्टम। अल्टरनेटर है ना, हमें पावर जनरेट करनी होती है ना उसमें, ताकि जी, एक मोटर लगी होती है। देखें, एक मोटर होती है, मोटर घूमेगी तो अल्टरनेटर चलेगा ना, तो बिजली जनरेट होगी।
हाँ जी। ठीक है। इसी इसी तरीके से अब गाड़ी देखें। अब गाड़ी के अंदर वैसे तो देखा जाए तो हम क्या करते हैं, इंजन की जो पावर है, इंटरनल कंबस्शन इंजन, गाड़ी के जो इंजन होता है ना वो होता है इंटरनल कंबस्शन इंजन, आईसी इंजन। अब वो चलता है पेट्रोल या डीजल से, लेकिन हम क्या जी। करते हैं, हम उसको किस पे चलाते हैं, गैस पे भी चलाते हैं कि नहीं चलाते, हाँ जी। सीएनजी हाँ पे। जी। ठीक है, तो सीएनजी की किट लगाते हैं। अब हम उसको पेट्रोल यूज ही नहीं करते, डायरेक्ट सीएनजी से इंजन चल रहा होता है। अब वो जब इंजन चल रहा होता है, अब उस इंजन से हम इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं। आपको पता है बहुत सी जगह पर गाड़ी के इंजन रख के हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे होते हैं। अब गाड़ी के जो इंजन है ना, वो डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना रहा होता, लेकिन जो उसके आगे शाफ्ट लगी होती है वो अल्टरनेटर से कनेक्ट होती है, और वो अल्टरनेटर जो है वो फिर बिजली बना रहा होता है, ये जनरेटर जो है वो बिजली बना रहा होता है। तो जी कंसेप्ट हो सर। गया बेटा, पॉइंट क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। चलें, वेरी गुड। अच्छा, पावर जनरेशन फ्रॉम लिक्विड वेस्ट, कि जो पावर जनरेशन है लिक्विड वेस्ट की, वो किस तरीके से होगी। तो सैवेज है, सैवेज हमें अंदाजा है कि सोर्स ऑफ बायोमास है, सिमिलर टू दी अदर एनिमल वेस्ट, क्योंकि इंसानी जो फुजला है वो भी एग्जैक्टली सिमिलर टू दी एनिमल वेस्ट है। तो एनर्जी कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सैवेज यूजिंग एनारोबिक डाइजेशन टू प्रोड्यूस बायोगैस। अच्छा, इसके अंदर क्या है, तो डिस्टिलरी वेस्ट है, जो लिक्विड होता है हमारे पास डिस्टिल्ड, जैसे हम कहते हैं कि वाटर होता है, इससे डिस्टिल्ड जो वेस्ट कर लेते हैं, जो उसको अलग कर लेते हैं उससे, बाकी चीज़ों से। मतलब वेस्ट के अंदर लाजमी बात है वो एक सेवरेज लाइन के अंदर होता है, सेवरेज लाइन में और भी बहुत सारा जो अनरिलेटेड जो है वो चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो डिस्टिलरी वेस्ट, लिक्विड वेस्ट कैरी रिच रॉ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग बायोगैस। So liquid effluent from a distillery is collected in a tank where the suspended solid settle down. Effluent का मतलब है कि जो लिक्विड मटेरियल जो हमें चाहिए होता है उसको हम effluent कह रहे हैं। डिस्टिलरी अस्सलाम इसलिए वालेकुम सर। जी बेटा, वालेकुम सलाम। अस्सलाम सर, मैं श्याम बात कर रहा हूँ सर। हमारे यहाँ ना लाइट नहीं है तो यूपीएस यूपीएस तो लिक्विड एफ्लुएंट जो है वो डिस्टिलरी से कलेक्ट कर लिया जाता है टैंक में, जहां से उसको जो सस्पेंडेड सॉलिड हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं। तो डिकेंडेंट एफ्लुएंट जो कि बैठ जाता है, डिसेंट हो जाता है सस्पेंड में और कलेक्ट कर लिया जाता है, कंटेन्स फर्मेंटेड मोलस, इज पम्प्ड इनटू अ डाइजेस्टर थ्रू अ हीट एक्सचेंजर। उसके बाद एफ्लुएंट इज कूल्ड टू मेंटेन द डाइजेस्टर टेम्परेचर। उसको बाद जो एफ्लुएंट है, जो मटेरियल है, स्लरी है, उसको 36 टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको कूल कर लिया जाता है। अलाउड टू बी डाइजेस्टेड एनारोबिकली फॉर अबाउट 12 टू 15 डेज, जो 12 से 15 दिन के लिए जिसको डाइजेस्ट किया जाता है एनारोबिकली, जो कि टेम्परेचर पर विदाउट दी ऑक्सीजन। उससे जो है जो बायोगैस है उसकी प्रोडक्शन जो है वो शुरू हो जाती है। अच्छा, लिक्विड वेस्ट का जो प्लांट है वो कैसे होता है उसकी उसके बारे में देख लेते हैं जरा। So biogas accumulates in a gas holder and is stored under pressure using a pressure control device. Generation of power is based on two IC engines, each coupled with 1 megawatt capacity generator. ये जो आईसी इंजन हैं इनको कपल्ड किया जाता है 1 मेगावाट कैपेसिटी जनरेटर के साथ, फ्यूल सोल्ड बाय बायोगैस, जो कि डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ बायोगैस के साथ लगे हुए होते हैं। और डिस्टिलरी वेस्ट इज सफिशिएंट टू प्रोड्यूस अबाउट 21,000 मीटर क्यूब ऑफ बायोगैस पर डे। जो वेस्ट होता है डिस्टिल्ड वेस्ट, इससे तकरीबन 21,000 मीटर क्यूब जो है वो बायोगैस प्रोड्यूस की जा सकती है। तो ट्रीटेड एफ्लुएंट जो बाकी बच जाता है, मटेरियल बच जाता है, उसको ट्रीट कर लिया जाता है, डिगैसिंग पाउंड टू रिमूव ट्रेसेस ऑफ गैस, और गैस निकाल के उसमें से द लिक्विड देन फ्लोज इनटू ए क्लैरिफायर। एक क्लैरिफायर लगा होता है क्लैरिफाई करने के लिए, साफ करने के लिए। टू स्लज कलेक्ट्स टू बी स्टोर इन ए फार्म मैन्योर, जो कि हम खाद उससे बना लेते हैं। द क्लैरिफायर वाटर इज यूटिलाइज फॉर इरिगेशन, और जो पानी निकलता है क्लैरिफायर से उससे हम क्या करते हैं कि उससे जो है वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट इरिगेशन में उस पानी को इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम पाकिस्तानी जुबान में सेवरेज वाटर कहते हैं, साफ मतलब, और वो फिर सब्जियों को उगाने के लिए और उसके इस्तेमाल करता है। लेकिन वो खैर वो सेहत के लिए वो इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसमें जो है वो क्योंकि वेस्ट है, तो इसका जो स्लरी है ये इन्वायरमेंटल भी हैजर्ड है और ह्यूमन के लिए भी हैजर्ड है। तो लिक्विड वेस्ट फ्रॉम डिस्टिलरी से निकाल के या डिकेंटेशन टैंक में जो है वो दे दिया जाता है, और यहाँ पर जो है वो सॉलिड और लिक्विड को अलग अलग कर लिया जाता है। हमें क्योंकि लिक्विड चाहिए होता है, क्योंकि ये लिक्विड वेस्ट है, तो लिक्विड वेस्ट को पंप लिक्विड चाहिए है, तो लिक्विड यहाँ आ जाता है पंप में। पंप से हीट एक्सचेंजर आता है, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, और यहाँ से क्योंकि जरूरत होती है हीट की, हीट देने की, वहां से डाइजेस्टर आ जाता है, एजिटेटर। एजिटेटर का मतलब है वो दो हिस्सों में इसको ट्रीट कर देता है, एक बायोगैस होल्डर में ले जाता है इसको,
और दूसरे नंबर पे ट्रीटेड एफ्लुएंट निकाल देता है जो वाटर की फॉर्म में होता है। अच्छा, गैस यहाँ पर आ जाती है एजिटेटर से। तो डीगैसिंग पॉन्ड होता है जहां से गैस जो है वो हम जो है वो निकाल लेते हैं उसमें से, और जो बाकी गैस होती है क्लैरिफायर आता है, क्लैरिफायर से हम उसको क्लियर करके दो चीजों में हम इसको ले आते हैं, एक स्लज बना लेते हैं जो कि खाद होती है, और दूसरा जो है वो इरिगेशन वाटर होता है। तो ये दो चीजें जो हैं वो इसमें हम यहाँ से बना लेते हैं। और बायोगैस से जो है वो फिर डायरेक्टली 1 मेगावाट और 1 मेगावाट के दो जनरेटर होते हैं जो डायरेक्टली गैस पे कनेक्ट होते हैं, और यहाँ से जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट की जाती है।